नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात दलाई लामा और उनकी परंपरा की, जो चीन और भारत के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि इस मुद्दे पर चीन भारत के साथ भविष्य में युद्ध भी कर सकता है। आखिर कौन है दलाई लामा, उनका इतना महत्व क्यों है और उन्हें तिब्बत से भारत कब और कैसे आना पड़ा? क्या दलाई लामा एक व्यक्ति हैं या ये एक पदनाम है? चीन क्यों दलाई लामा की परंपरा को लेकर इतना संवेदनशील है कि भारत जैसे बड़े बाजार को गंवाने की आशंका के बावजूद तनातनी के मूड में रहता है? मिलेंगे इन बेहद जरूरी सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। दलाई लामा इस समय एक ऐसा प्रश्न है जो भारत और चीन दोनों के सरकारी गलियारों में गूंज रहा है। अगला दलाई लामा कौन होगा, ये सवाल इस समय पूछा जा रहा है और इससे जुड़े तमाम मसले उठ रहे हैं। तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने 6 जुलाई को अभी हाल में अपना 90वां जन्मदिन मनाया, यानी 90 साल के हो गए। और उसके 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि अगले दलाई लामा का चुनाव उनका ट्रस्ट यानी गादेन फोंड्रंग ट्रस्ट ही करेगा। यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसने भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान पर भी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने दलाई लामा की बात का समर्थन करते हुए कहा था कि दलाई लामा की इच्छा से ही उनके उत्तराधिकारी का चुनाव होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि चीन और दलाई लामा का रिश्ता क्या है और भारत इस रिश्ते में तीसरा कोण क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये नक्शा। भारत और ये चीन और ये है बीच में तिब्बत। भारत में तिब्बत की आज़ादी को लेकर एक ज़माने में काफ़ी बात होती थी। भारत और तिब्बत का ऐतिहासिक रिश्ता है और इस रिश्ते की वजह है बौद्ध धर्म, जो 7वीं शताब्दी में भारत से वहाँ पहुँचा जब तिब्बती सम्राट सोंगस्तेन गैम्पो ने 2 बौद्ध रानियों से विवाह किया, एक नेपाल से और एक चीन से गई। उस समय तिब्बत स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन चीन का दावा है कि तिब्बत हमेशा से ही चीन का हिस्सा रहा है। विशेष रूप से जो मिंग वंश का शासन था 1368 से 1644 के बीच, और फिर छिंग वंश जिसमें 1644 से 1911 का काल है। तो इस बीच चीन के यानी चीनी सरकार के प्रतिनिधि, उस समय पीकिंग कहते थे राजधानी को, अब तो बीजिंग है, वहाँ से चीन के जो शासकीय प्रतिनिधि थे वो तिब्बत में ल्हासा में, यानी वहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर रहते थे। लेकिन ये भी सच है कि शिंग वंश के बाद 1913 से 1950 के बीच तिब्बत में सरकार भी थी, उनकी अपनी करेंसी भी थी, मुद्रा, पासपोर्ट था, सेना भी थी, सब कुछ था जो एक स्वतंत्र राज्य के लिए ज़रूरी होता है। और आपको हम दिखा रहे हैं, ये है तिब्बत का वो पासपोर्ट जो उस समय चला करता था। इसके अलावा वहाँ की सरकार का ये एक प्रतीक भी है जिसको आप राज्य का प्रतीक कह सकते हैं। लेकिन चीन में 1948 में जब माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो उसके बाद हालात तेज़ी से बदले और 1950 में अपने ऐतिहासिक दावे को पुष्ट करने के लिए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की थी या है, PLA, उसने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत की सेना जाहिर है मुकाबला नहीं कर पाई। और 1951 में तिब्बती प्रतिनिधियों ने एक 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए और तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया। तिब्बत के लोगों का एक बड़ा हिस्सा लेकिन ऐसा था जिसने इसे एक अवैध कार्रवाई माना और 1959 में जो लंबे समय से घुटन हो रही थी लोगों की, वो एक विद्रोह के रूप में सामने आई। यानी चीन की सरकार के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह हुआ और उसके प्रतीक थे वहाँ के सर्वोच्च धर्मगुरु, जो राजनीतिक नेता भी थे वहाँ के, दलाई लामा। और उन्हें हालात कुछ ऐसे बने कि भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उस समय भारत में शांति के पुजारी के रूप में दुनिया में मशहूर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दलाई लामा का भारत में स्वागत किया। उस समय युवा दलाई लामा कुछ
यूं नजर आते थे। नेहरू जी के साथ उनकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो समय था जब भारत को बस आज़ादी मिली ही थी, 12 साल हुए थे मात्र, सुई भी नहीं बनती थी इस देश में और अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम संस्थान बन रहे थे। एक आधुनिक राष्ट्र कैसे बने, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत कोशिशें कर रहे थे। उनकी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की नीति भी थी, क्योंकि दोनों ही देश औपनिवेशिक सत्ताओं से संघर्ष करके ही आज़ाद हुए थे और एक पड़ोसी के रूप में भी चीन का काफ़ी महत्व था। लेकिन पंडित नेहरू ने चीन के विरोध को दरकिनार करके दलाई लामा को भारत में शरण दी। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वाचित सरकार भी बन गई। पंडित नेहरू के लिए यह दरअसल एक नैतिक प्रश्न था, जो उस भारतीय परंपरा के पालन करने के प्रश्न से जुड़ा था, जिसमें शरणागत को हर हाल में शरण दी जाती है, उसकी रक्षा की जाती है। लेकिन चीन की नज़र में तो यह भारत का दुस्साहस था। उसने माना कि भारत चीन में अलगाववाद का समर्थन कर रहा है। इसके पहले चीन के प्रधानमंत्री 1954 में भारत आए थे। आपको शायद उनका नाम पता हो, चाओ एन लाई। ये हैं, उनकी आप तस्वीर दे सकते हैं। पंडित नेहरू, चाओ एन लाई और मोरारजी देसाई भी, जो नेहरू मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो 54 में चाओ एन लाई, चीन के प्रथम प्रधानमंत्री, वे भारत आए। जून में उन्होंने दौरा किया 1954 के, और उस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और एक समझौता भी किया, एक संपर्क पर हस्ताक्षर किए, जो पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित था। नेहरू जी का पंचशील काफ़ी मशहूर हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे सराहा गया था। वो क्या था पंचशील? वो था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक। दो, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। तीन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शीत युद्ध के बीच ये ऐसे सिद्धांत थे जो दुनिया के तमाम, खासतौर पर तीसरी दुनिया के देशों के लिए रास्ता दिखा सकते थे। वो सम्मान के साथ अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए, यानी दोनों ही खेमों से अलग एक रास्ता बना सकते थे। इस समझौते के साथ ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर तरफ गूंज रहा था। ये दो महान सभ्यताओं की दोस्ती का एक नया दौर था। लेकिन तिब्बत के विद्रोह और दलाई लामा को भारत में मिली शरण ने सब कुछ बदल दिया। दोनों देशों के बीच संबंध इस कदर बिगड़े कि 1962 में युद्ध हो गया। निश्चित ही दलाई लामा का मसला नहीं आया होता तो ऐसी स्थिति शायद ही आती। तो अब यह जान लिया जाए कि दलाई लामा आखिर हैं कौन, क्या वे व्यक्ति हैं या परंपरा, और अगले दलाई लामा को लेकर वो क्या विवाद है जिससे एक बार फिर भारत और चीन के बीच थोड़ी, एक तरह से कहा जाए, तनातनी की स्थिति बन रही है। यह तस्वीर देखिए, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, लामो थोंडुप। जी हां, यही दलाई लामा जो वर्तमान में है, उनका असली नाम है लामो थोंडुप। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के अम्दो क्षेत्र के ताकस्तेर गांव में हुआ था। 2 साल की उम्र के थे जब उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म घोषित किया गया। उन्हें तेंजिन ग्यात्सो का धार्मिक नाम दिया गया और वे 14वें दलाई लामा घोषित किए गए। तेंजिन यानी धर्म का रक्षक और ग्यात्सो यानी सागर, तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु। दलाई लामा का अर्थ हुआ ज्ञान का महासागर। बाद में इस तरह से कुछ युवावस्था की एक तस्वीर है दलाई लामा की, और आगे चलकर तो ये अहिंसा, करुणा और गुट निरपेक्षता के वैश्विक प्रतीक बने। 1989 में तो नोबेल शांति पुरस्कार भी दलाई लामा को दिया गया। जाहिर है चीन को यह सब पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका यह कहना था कि पश्चिमी देश दरअसल दलाई लामा को इसलिए इतना महत्व दे रहे हैं ताकि चीन की जो एकता है या चीन की जो एक वन चाइना पॉलिसी जो है उस पर सवाल उठा सके, जिसमें वो तिब्बत को भी मानते हैं और ताइवान को भी मानते हैं। अब जरा संक्षेप में यह भी समझ लेते हैं कि दलाई लामा की परंपरा क्या है, ये कैसे बनी और इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले याद करते हैं उस महामानव की जिसने दुनिया को ऐसा गुरु मंत्र दिया जो ज्ञान का मूल है,
यानी अप दीपो भव। आप समझ ही गए होंगे कि बात महात्मा बुद्ध की हो रही है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रकाश से आलोकित हुआ जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। गौतम बुद्ध, जिन्हें लोग आज भगवान कहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा। ना उन्हें ईश्वर पर भरोसा था, ना अवतारों पर। वे तमाम अवतारों और पैगंबरों से उलट कहते थे कि मेरी बात मत मानो, अप दीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो। तब ही किसी की बात को मानो जब तुम उससे सहमत हो जाओ। यानी जिज्ञासा को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया और दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान इसी जिज्ञासा से उपजा है। देखा जाए तो मनुष्य में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा ही सनातन है, यानी हमेशा रहती है। बाकी तो हर चीज नष्ट हो जाती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर महामानव आगे चलकर अपने भक्तों द्वारा रूढ़ कर दिया जाता है और गौतम बुद्ध भी अपवाद नहीं है। तो आगे चलकर बौद्ध मत भी 3 भागों में मूलतः बट गया। कौन कौन से 3 भाग, वो यहां देखिए, हीनयान, महायान और वज्रयान। अब हीनयान यानी हीन माने नीच, छोटा, तो कोई खुद को छोटा तो कहेगा नहीं। वैसे यान शब्द जो इसमें है, इसका अर्थ है वाहन या वो तरीका जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। इन तीनों में यान शब्द है, हीनयान, महायान और वज्रयान। वाहन यान को कहते हैं, आप यहां पर एक रास्ता समझ लीजिए। तो हीनयान खुद को तो कोई कहेगा नहीं। तो दरअसल जब लोग अलग हुए, खासतौर पर महायान जिन्होंने बनाया, उन्होंने अपमान करने के लिए दूसरों को हीन कहा और ये हो गया हीनयान। अब वो क्या है अभी हम आपको बताते हैं। जो ये हीनयान है, इसकी एक जागृत उपशाखा थेरवाद के रूप में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में अभी भी प्रभावी है। इसमें मूल पाली ग्रंथों को ही मान्यता दी जाती है। ध्यान, संयम और व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर है। भिक्षु संघों का इसमें प्रमुख स्थान माना जाता है। यानी आप ये समझें कि हीनयान या थेरवाद, हालांकि वो पर्याय नहीं है, लेकिन ये जो शुरुआत में जो बौद्ध दर्शन, बौद्ध मत का स्वरूप था, उससे अपने को जोड़ता है। और महायान, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, महान मार्ग, महान रास्ता, ये चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों में प्रभावी है। इसमें संस्कृत के उन ग्रंथों को भी महत्व दिया जाता है जो बौद्ध धर्म की व्याख्या के लिए लिखे गए थे। बुद्ध को कई रूपों में पूजा जाता है। करुणा और बोधिसत्व की कहानियों का काफी महत्व है। बोधिसत्व यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया जाता है। हालांकि ये एक अजीब विडंबना है कि बुद्ध उस तरह से पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे जैसे कि हिंदू धर्म में है कि आप एक जन्म लेते हैं, फिर अपने पाप और पुण्य के आधार पर दूसरा जन्म मिलता है। वहां पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोधिसत्व की कहानियां हैं और ये एक अजीब एक गुत्थी भी यहां पर नजर आती है। और फिर आया वज्रयान। वज्रयान ये मूलतः तांत्रिक मार्ग है और तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और नेपाल के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव है। इसमें तांत्रिक अभ्यास, मंत्र और गुरु शिष्य परंपरा का काफी महत्व है, जिनके जरिए जो तेज प्राप्त होता है कथित तौर पर, वही बुद्धत्व की ओर ले जाता है। और तिब्बत में बौद्ध धर्म खास तौर पर इसी शाखा से जुड़ा हुआ है, उसे गेलुक कहते हैं। अभी हम आपको बताते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म को खास तौर पर 8वीं शताब्दी में जो बौद्ध विद्वान, भिक्षु, जो आप कह लें पद्म संभव और शांति रक्षित ने प्रचारित किया, जिन्होंने तांत्रिक परंपराओं को समाहित किया। इसके बाद बौद्ध धर्म ने तिब्बत की जो मूल एक बोन परंपरा थी उसको काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंध बौद्ध धर्म के प्रसार से गहरे हुए। जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों में जो बौद्ध केंद्र थे, बौद्ध दर्शन और अध्ययन के केंद्र थे, वहां तिब्बत से विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। और दलाई लामा इसी वज्रयान शाखा की गेलुग उप शाखा से जुड़े हैं। इसे पीली टोपी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे 14वीं शताब्दी में जे
त्सोंग खापा ने स्थापित किया। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा नगावांग लोब्सांग ग्यात्सो ने तिब्बत में राजनीतिक और धार्मिक शक्ति हासिल कर ली और मंगोलों की मदद से तिब्बत को एकीकृत किया। तब से दलाई लामा तिब्बती लोगों के धार्मिक और राजनीतिक नेता बन गए, जब तक कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं कर लिया और दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा। माना जाता है कि दलाई लामा अपनी मृत्यु के पहले उन लक्षणों और संकेतों के बारे में बताते हैं जिसके आधार पर अगला दलाई लामा पहचाना जाता है। यानी कोई बच्चा होता है जिसे पूर्व दलाई लामा का पुनर्जन्म मानकर उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। ये देखिए, जो दलाई लामा है मौजूदा, ये 14वें दलाई लामा है और अब बात हो रही है 15वें की, क्योंकि दलाई लामा 90 वर्ष के हो गए हैं। चीन की नज़र में दलाई लामा वो आखिरी कड़ी हैं जो तिब्बत के पूर्ण विलय की राह में एक बड़ी बाधा है। चीन अगले दलाई लामा के चुनाव के लिए गोल्डन अर्न प्रक्रिया का उपयोग करना चाहता है। अब ये गोल्डन अर्न क्या है, ये भी जान लीजिए। दलाई लामा के चुनाव में गोल्डन अर्न पद्धति की शुरुआत 1793 में हुई थी। यह पद्धति चीन के चिंग वंश के सम्राट चियोन लॉन्ग द्वारा शुरू की गई थी। ये आप एक दरबार का चित्र देखें, एक छोटा सा बच्चा है जिसको दलाई लामा बनाने का पूरा यहाँ आयोजन हो रहा है। इस पद्धति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और चीनी सम्राट का उस पर कुछ नियंत्रण भी रहे, खासकर दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे ऊंचे स्तर के धर्म गुरुओं के चयन पे। यह पद्धति कैसे काम करती थी? जब किसी दलाई लामा का निधन होता था तो उसका पुनर्जन्म खोजने के लिए कई बच्चों को संभावित उम्मीदवार के रूप में चुना जाता था और इन सभी योग्य उम्मीदवारों का नाम एक गोल्डन अर्न यानी सोने के कलश में रखे जाते थे। ये कलश आप देख सकते हैं और इस कलश से एक पर्ची निकाली जाती है। इसे भगवान की इच्छा का प्रतीक माना जाता है और जिसका नाम निकलता है वही अगले दलाई लामा के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। 11वें दलाई लामा कथुप ग्यात्सो के चयन में 1793 में पहली बार इस पद्धति का उपयोग किया गया, लेकिन जो मौजूदा दलाई लामा है उनका कहना है कि उनके चयन में यह पद्धति वास्तव में इस्तेमाल नहीं की गई थी, केवल प्रतीकात्मक रूप से इसका उल्लेख किया गया था। बाद में दलाई लामा इस काम के लिए पंचेन लामा को चुनने लगे। पंचेन लामा एक ऐसे मुख्य व्यक्ति आप कह सकते हैं जो अगले दलाई लामा की पहचान करते हैं संकेतों और सपनों और लक्षणों के आधार पर। यही काम दलाई लामा पंचेन लामा के चुनाव के लिए करते हैं। यानी अगर पंचेन लामा का निधन हो जाए तो दलाई लामा ये तय करते हैं कि अगला पंचेन लामा कौन होगा। तो दरअसल दोनों ही एक दूसरे की मृत्यु के बाद उस पद पर नियुक्ति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब अगले दलाई लामा के चयन में अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए तिब्बत के मसले को चीन हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। यह मुद्दा इतना गंभीर है कि वो भारत के साथ युद्ध भी लड़ सकता है। यह आशंका प्रख्यात रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी ने सत्य हिंदी के संस्थापक और मशहूर पत्रकार आशुतोष के शो आशुतोष की बात में कही। आप उस जवाब को जान लीजिए जो प्रवीण साहनी जो एक बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसका एक तरह से इसकी चेतावनी दी है, आशंका जाहिर की। उन्होंने क्या कहा इस शो में? आशुतोष के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दलाई लामा चीन के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तिब्बत पर कब्जे के बीच आखिरी कड़ी है दलाई लामा। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है। दलाई लामा के जाने के बाद वही तय करेगा कि अगला दलाई लामा कौन होगा। भारत के साथ चीन सिर्फ एक ही मुद्दे पर युद्ध करेगा और यह मुद्दा है दलाई लामा का। और यह ऐसी लड़ाई होगी कि दुनिया ने आज तक देखी भी नहीं है। बेहद डराने वाला एक दृश्य प्रवीण साहनी ने अपने जवाब के जरिए रखा है। यानी दलाई लामा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि युद्ध भी हो सकता है। और यही वजह है कि किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब उन्होंने कहा कि दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी का चयन स्वयं करेंगे तो चीन ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। ये अभी 3 जुलाई की बात है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जो कहा वो आप
देखिए, माउनिंग ने कहा कि भारत को सावधानी बरतनी चाहिए और तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी तुरंत ये कहा कि आपको तिब्बत के मसले पर नहीं बोलना है। और भारत के केंद्रीय मंत्री की ओर से आए इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताने का मतलब यह है कि चीन का रुख काफ़ी कड़ा है। और यही वजह है कि जैसे ही ये बयान आया, भारत सरकार को मसले की गंभीरता समझ में आई और दूसरे ही दिन 4 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुरंत एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़े मामलों में कोई रुख नहीं अपनाती और ना ही टिप्पणी करती है। गौर से देखिए तो एक तरह से ये जो किरण रिजिजू का बयान था उसका खंडन था। साफ है, तमाम दावों के बावजूद तिब्बत के मसले पर चीन से भिड़ना भारत सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। वैसे भी तिब्बत की आज़ादी की बात तो दलाई लामा भी छोड़ चुके हैं, वे सिर्फ स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। और ये भी नहीं भूला जाना चाहिए कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। समस्या यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कह रहा है। यानी अभी एक आशंका बनी हुई है, क्योंकि वो बार बार ये कहता है कि हमें पूरा तिब्बत वापस चाहिए, ये उसका संकल्प है। तो क्या प्रवीण साहनी की आशंका सही साबित हो सकती है कि दलाई लामा का मुद्दा बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच सकता है? पिछली बार भी 1962 के युद्ध के पीछे कहीं न कहीं दलाई लामा को भी शरण देने का मामला था। अब ये बहुत कुछ भारतीय नेतृत्व के कूटनीतिक कौशल पर निर्भर है कि वो इस समस्या को किस तरह सुलझाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.